Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. नमस्कार। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया की बिल्कुल नींव है। हाँ, और अक्सर ये आम चर्चाओं से बाहर ही रहता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और विशेष रूप से हम प्रक्षेप एवं व्यू यानी प्रोजेक्शंस और व्यूज के विज्ञान को आज डिकोड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्रियां हैं वो मुख्य रूप से रेलवे जैसी तकनीकी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा प्रतीत होती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ केवल किसी सिलेबस को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इंजीनियर और डिजाइनर असल दुनिया की 3D यानी त्रिविमीय वस्तुओं को एक सपाट 2D कागज या स्क्रीन पर एकदम सटीकता के साथ उतारते हैं। यह एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। देखिए, अक्सर जब हम किसी तकनीकी विषय या परीक्षा के नोट्स देखते हैं तो वे पहली नज़र में बहुत जटिल या थोड़े शुष्क लग सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि सिर्फ रटना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांतों को समझ लें तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तार्किक और दिलचस्प हो जाती है। ये इंसानी दिमाग की उस क्षमता का जश्न है जहां हम किसी ठोस वस्तु की कल्पना को रेखाओं के माध्यम से एक वैश्विक भाषा में बदल देते हैं। ये विषय सुनने में भली थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन सच कहूं तो ये हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जिसने कभी कोई नक्शा देखा हो या फिर घर पर कोई नया फर्नीचर मंगाकर उसे खुद जोड़ने की कोशिश की हो। हाँ, वो जो मैनुअल होता है ना, उसे पढ़ना भी तो एक कला है। हाँ। तो यह चर्चा जानकारी के अधिकता से बचते हुए केवल सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है, ताकि सीखने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। बिल्कुल, चाहे उनका तकनीकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। कोई भी जटिल मशीनरी या कह लीजिए कोई इमारत पहले एक विचार से कागज पर आती है और फिर कागज से वास्तविकता में बदलती है। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि प्रक्षेप या प्रोजेक्शन आखिर है क्या? ये एक अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत के अनुसार प्रक्षेप किसी 3D वस्तु को 2D सतह जैसे कि एक साधारण कागज या कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्शाने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण तल की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। प्रक्षेपण तल मतलब कल्पना की जा सकती है कि प्रक्षेपण तल एक खाली स्क्रीन है, एक पर्दा है या फिर एक कैनवस है। अच्छा, एक कैनवस की तरह। हाँ, जब किसी वस्तु पर एक खास दिशा से रोशनी डाली जाती है तो उस वस्तु की जो एक ज्यामितीय परछाई उस स्क्रीन पर बनती है। ज्यामितीय परछाई, ज्योमेट्रिक शैडो। बिल्कुल, उसे ही तकनीकी भाषा में प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहा जाता है। यानी यह वह 2D सतह है जिस पर उस 3D वस्तु का दृश्य आकार लेता है। ज्यामितीय परछाई, ये शब्द इसे काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। अब अगर हम प्रक्षेप के प्रकारों की बात करें तो स्रोत में सबसे पहले पिक्टोरियल प्रक्षेप या पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का जिक्र आता है। जी हाँ। बताया गया है कि ये एक प्रकार की 3D ड्राइंग है जहां वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक ही व्यू या दृश्य में दर्शाया जाता है। सही। ये कुछ वैसा ही लगता है जैसे हम किसी कार या नई इमारत का 3D मॉडल देखते हैं ना? ये तुलना काफी सटीक है। देखिए, पिक्टोरियल प्रक्षेप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह किसी भी वस्तु के समग्र आकार को तुरंत समझने के लिए बेहतरीन होता है। मतलब एक ही नजर में पूरी चीज समझ आ जाए। हाँ, जब कोई डिजाइनर एक नई कार का मॉडल बनाता है या एक आर्किटेक्ट किसी मॉल का डिजाइन तैयार करता है तो वे सबसे पहले पिक्टोरियल प्रक्षेप का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्लाइंट को दिखा सके। बिल्कुल, इससे देखने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि बनने के बाद वो चीज असल में कैसे दिखेगी। ये दिमागी तौर पर उस 3D वस्तु की कल्पना करने में बहुत मददगार साबित होता है। मैं एक बात सोच रहा हूँ, पिक्टोरियल प्रक्षेप देखने में तो बहुत अच्छा और समझने में आसान है जी। इससे में वो वाव फैक्टर भी मिल जाता है। लेकिन अगर किसी इंजीनियर या कारीगर को उस कार के इंजन का कोई पुर्जा असल में लेथ मशीन पर बनाना हो, हाँ, जहां सटीकता चाहिए, बिल्कुल, जहां उसे मिलीमीटर स्तर की सटीक माप की जरूरत हो, तो क्या ये एक अकेला 3D चित्र काफी होगा? नहीं, वहां ये काम नहीं आएगा। क्योंकि 3D चित्र में पीछे के हिस्से, अंदर की बारीकियां या कोई गहरा खांचा तो छिप सकता है ना, या छोटा दिख सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ तो ये तरीका पूरी तरह से फेल हो जाएगा।
What's fascinating here is, मतलब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सटीकता की इसी कमी को पहचानने के बाद ही एक दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई। और वो तकनीक क्या है? इसे लंबकोणीय प्रक्षेप या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? हाँ, आधुनिक दुनिया का पूरा विनिर्माण क्षेत्र, चाहे वो स्मार्टफोन बनाना हो या हवाई जहाज, इसी ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप पर टिका हुआ है। तो ये पिक्टोरियल से कैसे अलग है? ये वो जगह है जहां हम केवल चित्र नहीं बनाते, बल्कि निर्माण के स्पष्ट निर्देश लिखते हैं। इसमें नाप तौल एकदम पक्की होती है। तो ये लंबकोणीय प्रक्षेप काम कैसे करता है? स्रोत में इसके बारे में काफी तकनीकी विवरण दिया गया है। हाँ, तकनीकी भाषा में ये थोड़ा जटिल लग सकता है। उसमें कहा गया है कि प्रक्षेपण रेखाएं, जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं और प्रक्षेपण तल के लंबवत होती हैं। ये थोड़ा तकनीकी हो गया। इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए कि एक डिब्बा रखा है और कोई उस पर बहुत नजदीक से टॉर्च की रोशनी डाल रहा है। ठीक है, एक डिब्बा और टॉर्च। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की किरणें फैलती हैं, जिससे पीछे दीवार पर जो परछाई बनेगी वो डिब्बे के असली आकार से बहुत बड़ी और थोड़ी विकृत होगी। हाँ, डिस्टॉर्टेड होगी। बचपन में हम हाथों से जो परछाइयां बनाते थे दीवार पर, वो टॉर्च के पास जाने पर बहुत बड़ी हो जाती थी। ठीक वही बात। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में ये माना जाता है कि जो किरणें या प्रक्षेपण रेखाएं आ रही हैं, वो अनंत दूरी से आ रही हैं। अनंत दूरी से मतलब इन्फिनिटी से? हाँ, जैसे कि सूरज की किरणें। चूंकि वे अनंत से आ रही हैं, इसलिए वे एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, समझ गया। और जब ये समानांतर रेखाएं सीधे जाकर प्रक्षेपण तल से 90 डिग्री के कोण पर, यानी बिल्कुल लंबवत टकराती हैं, जो परपेंडिकुलर टकराना जिसे कहते हैं। बिल्कुल, तो जो परछाई बनती है वो वस्तु के बिल्कुल सटीक आकार और माप की होती है। उसमें कोई भी विकृति या फैलाव नहीं होता। ये बहुत ही शानदार तर्क है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मशीन के पुर्जे को सामने से देख रहे हैं, तो हमारी नजर की हर एक किरण उस पुर्जे के सामने वाले हिस्से से सीधी निकलकर पीछे रखे कागज पर 90 डिग्री पर जाकर लगेगी। एकदम सही। इससे जो चित्र बनेगा उसमें पुर्जे का केवल सामने का हिस्सा दिखेगा, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम सटीक होगी। अगर वहां 5 सेंटीमीटर का कट है, तो ड्राइंग में वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। हाँ, कोई भ्रम नहीं। और इसी सटीकता के कारण ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में वस्तु को केवल एक व्यू में नहीं दिखाया जाता, मतलब एक से ज्यादा चित्र बनाने पड़ते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि किसी भी 3D वस्तु को पूरी तरह से 2D में परिभाषित करने के लिए उसे कई अलग-अलग दृश्यों में बांट दिया जाता है। मुख्य रूप से ये 6 दृश्य हो सकते हैं। 6 अलग-अलग व्यूज। हाँ, सामने का दृश्य, बायां दृश्य, दायां दृश्य, ऊपरी दृश्य, निचला दृश्य और पिछला दृश्य। यानी फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम और रियर व्यू। एक ही वस्तु को अलग-अलग एंगल से देखकर 6 अलग-अलग 2D चित्र बनाए जाते हैं। हाँ, हालांकि ज्यादातर मामलों में सिर्फ 3 व्यूज, फ्रंट, टॉप और साइड, किसी भी वस्तु को समझने के लिए पर्याप्त होते हैं। 3 से काम चल जाता है। बिल्कुल। इस विभाजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सभी आयाम 2D कागज पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें कोई 3D भ्रम नहीं होता। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण अगर हम लें? अगर हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का ही उदाहरण लें, स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा कैमरा मॉड्यूल फिट होना है। हाँ, वो जगह बहुत छोटी होती है। अगर उसकी ड्राइंग में मामूली सा भी 3D भ्रम हुआ, तो वो मॉड्यूल उस खांचे में फिट नहीं होगा और लाखों फोन्स की असेंबली लाइन रुक जाएगी। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप इसी गलती की गुंजाइश को खत्म करता है। और Here is where it gets really interesting। मतलब यहाँ विषय और भी अधिक रोचक हो जाता है। कैसे? जब हम इन ऑर्थोग्राफिक दृश्यों को कागज पर उतारते हैं, तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही विशिष्ट नियम की ओर इशारा करती है, जिसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या प्रथम कोण प्रक्षेप कहा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तकनीकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अहम बिंदु प्रतीत होता है। वास्तव में पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग सिस्टम की जान है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वस्तु को रखा कहाँ गया है। मतलब उसकी पोजीशन क्या है? हाँ, इस प्रणाली में ये माना जाता है कि वस्तु प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। अब ये प्रथम चतुर्थांश क्या है? इसे दिमाग में कैसे विजुलाइज किया जाए? इसे विजुलाइज करने के 2 बड़ी दीवारों की कल्पना की जा सकती है जो एक दूसरे को पार कर रही हैं। ओके, 2 दीवारें।
एक दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी है, जिसे ऊर्ध्वाधर तल या वर्टिकल प्लेन कहते हैं, और दूसरी दीवार फर्श की तरह बिल्कुल चपटी लेटी हुई है, जिसे क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल प्लेन या एचपी। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वहां 4 हिस्से या चतुर्थांश बनते हैं। जैसे ग्राफ पेपर पर 4 हिस्से होते हैं। हाँ, प्रथम चतुर्थांश वो हिस्सा है जो उस खड़ी दीवार यानी वीपी के सामने है और लेटे हुए फर्श यानी एचपी के ऊपर है। ठीक है, मैंने अपने दिमाग में वो 3D कमरा बना लिया है जहां एक दीवार सामने है और एक फर्श नीचे है और वो वस्तु हवा में बीच में लटकी हुई है। बिल्कुल सही इमेजिन किया। अब स्रोत कहता है कि इसका सबसे कड़ा नियम ये है कि वस्तु हमेशा दर्शक और प्रक्षेपण तल के बीच में होनी चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में। ये नियम पूरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली को परिभाषित करता है। दर्शक वस्तु को देखता है और वस्तु के ठीक पीछे वह तल होता है जिस पर उसका प्रक्षेप या चित्र बनेगा। तो अगर कोई दर्शक उस हवा में लटकी वस्तु को बिल्कुल सामने से देख रहा है तो क्या होगा? जब दर्शक सामने से देखेगा तो उसकी नजरें पहले वस्तु से टकराएंगी और फिर पीछे वाली खड़ी दीवार यानी वर्टिकल प्लेन पर जाकर गिरेंगी। तो परछाई दीवार पे बनेगी। इसलिए स्रोत के अनुसार सामने से देखने पर जो फ्रंट व्यू बनता है, जिसे तकनीकी भाषा में एलिवेशन भी कहते हैं, वह हमेशा उस वीपी पर प्राप्त होता है। एलिवेशन हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। ये तो सामने का दृश्य हो गया। लेकिन अगर कोई इंजीनियर ये जानना चाहे कि वो वस्तु ऊपर से कैसे दिखती है, मान लीजिए एक ड्रोन ऊपर से उस वस्तु को देख रहा है, उस स्थिति में देखने वाले की नजरें वस्तु से होकर सीधे नीचे वाले फर्श पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन या एचपी पर पड़ेंगी। अच्छा, इसलिए ऊपर से देखने पर जो टॉप व्यू बनता है, जिसे प्लान कहा जाता है, वो हमेशा उस एचपी पर प्राप्त होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये सब तो 3D स्पेस और हवा में लटकी वस्तु के साथ हो रहा है। हाँ, ये तो कल्पना है। लेकिन कोई भी इंजीनियर हवा में ड्राइंग नहीं करता, उसे ये सब एक सपाट 2D कागज की शीट पर बनाना होता है। बिल्कुल। हम उस सामने वाली दीवार और उस नीचे वाले फर्श को एक ही चपटे कागज पर कैसे लाते हैं? ये तो एक 3D दुनिया को 2D में कुचलने जैसा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर कई लोग उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि कागज तो चपटा है। 3D स्पेस को 2D कागज पर लाने के लिए कागज पर एक संदर्भ रेखा खींची जाती है, जिसे XY रेखा कहते हैं। XY लाइन। हाँ, ये रेखा उस जगह को दर्शाती है जहां वो खड़ी दीवार और लेटा हुआ फर्श एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, यानी XY रेखा एक तरह का कब्जा है या हिंज है जो दीवार और फर्श को जोड़ता है। बिल्कुल। अब चूंकि कागज तो सिर्फ एक 2D सतह है, इसलिए हम उस 3D व्यवस्था को वैसा ही नहीं छोड़ सकते। नियम यह है कि हमें उस क्षैतिज तल को, मतलब जो फर्श है, उस कब्जे के सहारे 90 डिग्री नीचे की तरफ घुमाना पड़ता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि वो 3D कमरा एक गत्ते का डिब्बा है, कार्डबोर्ड बॉक्स। अच्छा उदाहरण है। सामने वाली दीवार को हम वहीं रहने देते हैं, लेकिन जो गत्ते का फर्श है हम उसे जोड़ से काटकर 90 डिग्री नीचे की तरफ सीधा लटका देते हैं। तो अब दीवार और फर्श दोनों मिलकर एक सिंगल सपाट गत्ता बन गए। यह एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम उस फर्श को 90 डिग्री नीचे की तरफ खोलते हैं तो वो खड़ी दीवार की सीध में एक सपाट पन्ना बन जाता है। ओहो, तो जो टॉप व्यू या ऊपरी दृश्य उस फर्श पर बना था, जब वो फर्श नीचे की तरफ घुमा तो वो टॉप व्यू भी उस XY रेखा के नीचे चला गया। यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण और अटल नियम है, जिसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कमाल है। क्योंकि फर्श नीचे घूम गया, इसलिए टॉप व्यू हमेशा XY रेखा के नीचे बनाया जाता है। और फ्रंट व्यू तो पहले से ही ऊपर वाली खड़ी दीवार पर था, तो वो हमेशा XY रेखा के ऊपर ही रहता है। बिल्कुल सही। और अगर हमें साइड व्यू यानी बगल का दृश्य बनाना हो तो साइड व्यू के लिए एक तीसरी दीवार की कल्पना की जाती है जो साइड में होती है, जिसे प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। जब उसे खोला जाता है तो वो फ्रंट व्यू के ठीक बगल में आकर खुलती है। तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में होगा? हाँ, इसलिए साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में ही बनाया जाता है। ये बहुत ही तार्किक है, क्योंकि सामने से और साइड से देखने पर किसी भी वस्तु की ऊंचाई समान ही रहती है, इसलिए वे दोनों एक ही सीध में होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में किसी 3D वस्तु को एक 2D कागज पर खोलने या अनफोल्ड करने जैसी है। एकदम सही। एक बार जब कोई इस गत्ते के डिब्बे के खुलने वाले लॉजिक को समझ लेता है
तो उसे ये रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि कौन सा व्यू XY रेखा के ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। बिल्कुल, रटने की जरूरत ही नहीं है। स्रोत सामग्री ने इन नियमों को काफी कड़ाई से परिभाषित किया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से व्यावहारिक है। और यही कारण है कि ये किसी भी बेसिक साइंस या इंजीनियरिंग सिलेबस का इतना अहम हिस्सा होता है। ये सिर्फ लाइनें खींचने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये स्थानिक तर्क यानी स्पेशल रीजनिंग को विकसित करने की ट्रेनिंग है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पुर्जे बनते हैं, मान लीजिए कार का इंजन जर्मनी में डिजाइन हो रहा है और उसके पार्ट्स भारत में बन रहे हैं। हाँ, ऐसा तो रोज होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो वहाँ भाषा काम नहीं आती, वहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ये मानक नियम काम आते हैं। ये एक यूनिवर्सल भाषा है जिसमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक समग्र सारांश निकालें, तो हमने देखा कि प्रक्षेप या प्रोजेक्शन केवल रेखागणित का हिस्सा नहीं है। यह एक पुल है जो इंसान के दिमाग की कल्पना को वास्तविकता से जोड़ता है। बिल्कुल। पिक्टोरियल प्रक्षेप हमें बताता है कि कोई चीज कैसी दिखेगी, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप हमें सटीक निर्देश देता है कि उसे कैसे बनाया जाएगा। बहुत सही कहा। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो व्याकरण है जो सुनिश्चित करता है कि दुनिया का हर इंजीनियर उस ड्राइंग को एक ही तरीके से पढ़े। यह एक बहुत ही सटीक सारांश है। इस सार्वभौमिक भाषा के बिना हमारी आधुनिक दुनिया की जटिल सप्लाई चेन, गगनचुंबी इमारतें या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स कभी संभव ही नहीं हो पाते। सच में यह 2D रेखाएं ही 3D दुनिया का असली ब्लूप्रिंट है। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि कुछ समानांतर रेखाएं और XY अक्ष कैसे पूरी दुनिया के निर्माण को नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अब हम इस ज्ञानवर्धक चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने स्रोत में दी गई तकनीकी जानकारियों को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना प्रासंगिक होगा जो इस विषय को भविष्य से जोड़ता है। ये हमेशा दिलचस्प होता है। आज हमने इस पूरी चर्चा में 2D सतहों, XY रेखाओं और कागज पर बनने वाले लंबकोणीय प्रक्षेपों के महत्व पर बहुत गहराई से बात की। जी। लेकिन जरा सोचिए, आज हम जिस गति से तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए क्या होगा जब भविष्य में 3D होलोग्राफिक तकनीक और वर्चुअल रियलिटी पूरी तरह से विकसित और हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आम हो जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। क्या तब भी इंजीनियरों को इन 2D लंबकोणीय प्रक्षेपों और कागजी ब्लूप्रिंट्स की आवश्यकता रहेगी? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। या यह संभव है कि वे 2D नियम हमेशा के लिए इतिहास बन जाएं? क्या भविष्य के कारीगरों को कभी 2D ड्राइंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे अपने स्मार्ट ग्लास पहनकर सीधे हवा में 3D होलोग्राम के रूप में डिजाइन देख सकेंगे और मशीनें सीधे उस 3D डेटा से पुर्जे बना देंगे? बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अंत होगा? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं कि तकनीक कैसे हमारी सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं को बदल सकती है। तकनीकी विकास की दिशा को देखते हुए ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। खैर, आज के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल के इन तकनीकी कॉन्सेप्ट्स को सभी के लिए थोड़ा और स्पष्ट, व्यवहारिक और दिलचस्प बना दिया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहने और अपने आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.